तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आई थी, फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई थी, थोड़ा बताओ। उनको ऐसा लगा था that I will not leave Canada. That was the first reason, and the second reason was that they didn't think that my course was relevant enough as per my background. हाय अंजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हो रहा है। ठीक है, तो बताओ अंजलि, हम लोग चाहते थे कि एक हम ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें हम बात कर सकें कि क्या तुम्हारा प्रॉपर पूरा वे रहा जब अपन प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, कनाडा जाने का स्पेशली, और फिर वीज़ा में क्या दिक्कतें आई, फिर उसके बाद उसको ओवरकम कैसे किया। ये सारी चीज़ों में मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बने सो दैट आगे भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उनको पता रहे कि उनको क्या करना चाहिए। Yes. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से कॉलेज जा रही हो? मैं जा रही हूँ जॉर्जियन कॉलेज, जॉर्जियन एट आईलैक, जो कि टोरंटो में है। सुपर्ब। तो टोरंटो में है तो उसका बहुत फ़ायदा भी मिलता है कि टोरंटो जा रहे हैं, तो अगर टोरंटो में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को फ़ायदा मिलता है, पार्ट टाइम जॉब आसानी से मिलती है, दूसरी कंपनीज़ बहुत सारी वहाँ पर हैं तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जब फुल टाइम जॉब के लिए भी जाएंगे तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली दूसरे किसी अलग प्रोविंस में या सिटी में से ज़्यादा मिल जाता है। कौन सा कोर्स कर रही हो तुम? मैं ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। क्यों चूज़ किया ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट? क्योंकि ये इंटरनेशनली मेरे ग्रोथ को एम्फिसाइज करेगा और मुझे हेल्प करेगा ओवरऑल ग्रो करने में, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स है। और अगर मैं उसी के लिए अगर मैं जॉब्स आज ढूंढती हूँ तो मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, पर एमबीए से ज़्यादा रेलेवेंट मुझे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट लगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है मुझे, खासकर कनाडा जैसी कंट्री में और स्पेशली टोरंटो जैसी सिटी में। डेफिनेटली। देखो, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के और भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे जो मुझे समझ में आता है, जो मैं स्टूडेंट्स को समझाता भी हूँ, कि जब अगर जीबीएम करते हैं, हम ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, तो अपने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। प्लस कनाडा एज अ कंट्री बहुत हद तक निर्भर करता है एक्सपोर्ट्स पे और इम्पोर्ट्स पे। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो वहाँ पर आती हैं बाहर से आती हैं। मैक्सिको पे डिपेंडेंसी है, यूएस में डिपेंडेंसी है, दूसरे कई कंट्रीज़ में डिपेंडेंसी है, और जो वहाँ पर उगता भी है, जो भी चीज़ें वहाँ पर बनती है वो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट में भी कई जगहों पर ग्लोबल बिजनेस मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी बात क्या होती है, इस कोर्स में ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती है तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आई थी, फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई थी, थोड़ा बताओ। उनको ऐसा लगा था that I will not leave Canada. That was the first reason, and the second reason was that they didn't think that my course was relevant enough as per my background. ये आप सभी जानते हैं कि कनाडा में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों को ये फेस करना पड़ता है कि जब हम फर्स्ट वीज़ा लगाते हैं और कहीं पर भी नॉर्मली जो रिजेक्शन रेट चल रहा है कनाडा का, तो उसमें ये आ जाता है या तो वो रिलेवेंट कोर्स नहीं होता या फिर उन्हें लगता है कि यू विल नॉट कम बैक। तो फिर अपन ने ऐसा क्या चेंजेस किया और हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे चेंज करेंगे। आप बताओ बहुत अच्छे तरीके से कि हमने क्या क्या चेंजेस करी, किस तरीके से प्रेजेंट किया आपका एसओपी को, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। So first of all, the first mistake that I made the first time was I didn't go through my SOP properly. So सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने SOP बनाया तो हम लोगों ने पूरी चीज़, हर चीज़ को डिटेल में इंफॉर्मेशन दी वहाँ पे, और हम लोगों ने उसको एक्सटेंसिव वे में, मतलब पूरा उसको एक्सक्लूसिव करके कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ और वापस क्यों आऊँगी, पूरा रीज़न वहाँ पे क्लैरिफाई करा, जो कि मैं पहले करने में सफल मतलब नहीं हुई थी। देखो, बेसिकली जो मुझे समझ में आया था और हम लोगों ने मिलके जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे स्टूडेंट को ये शो किया जाए कि वो बच्चा वहाँ जा रहा है, और सिर्फ वहाँ जा नहीं रहा है, वो क्यों जा रहा है। तो रीज़न बनाया प्रॉपर। इनका शॉप था, उस शॉप को मैंने पूरा इंक्लूड किया, इनके बिज़नेस को इंक्लूड किया, इनके फादर के बिज़नेस को इंक्लूड किया, उनका पूरे क्लाइंटल क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस कैसे इसे आगे जाकर अपने बिज़नेस में हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किया। मतलब इनका जो डिटेल्ड SOP बनाया और SOP का जो सपोर्टिंग दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अदरवाइज सेकंड चांस में भी अगर रिजेक्शन आ जाता तो फिर चांसेस बहुत कम बच जाती हमें जाने के। तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि किसी भी हाल में इस बार कोई भी ऐसा लूप होल ना बचे जिसके कारण से रिजेक्शन आ जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप सभी के लिए जिनका भी रिजेक्शन आया है, कि अगर मान लो किसी भी कारण से रिजेक्शन आता है तो डरना नहीं है, आपको अपने SOP को स्टडी करना है और रिजेक्शंस देखने हैं।
प्लस अगर आप चाहो तो आप उनसे रीजंस भी मांग सकते हो कि आपका रीज़न क्या था हमें रिजेक्ट करने का। एक एक स्टेप पर वो आपको जवाब देते हैं, थोड़ा समय लगता है, उसके लिए आप उनसे मांग सकते हैं। IRCC के साइट में जाकर आप पूरा डिटेल मांग सकते हैं कि मेरा जो वीज़ा था वो रिजेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन हमने उसका वेट नहीं किया था, हमने बिना उसे जाने ही वीज़ा रीअप्लाई कर दिया कि हम जो जो चीज़ देख रहे थे कि हमें अपने एंड से लग रहा था कि ये गलतियां हैं, वो गलतियों को अवॉइड करें और उसके बाद उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करें कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको लगे कि यानी बच्चा जो कह रहा है उसमें दम है और वो वापस आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक और सवाल करना चाहता हूँ, आपको ग्लोबल मेंटर्स में कैसा लगा, कितना सपोर्ट मिला, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सो आई गॉट फुल सपोर्ट। द थिंग वाज, मुझे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आने के बाद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हुआ था, बट आई वॉज वरिंग फॉर एब्सोल्युटली नथिंग, दैट्स द थिंग। सो मुझे सेकेंड टाइम फुली सपोर्ट मिला, मुझे फुली, इवन आपने भी मेरा SOP खुद ने गो थ्रू करा और खुद ने हेल्प करा, मुझे एक फॉर्मेट दिया एंड एवरीथिंग वेंट नाइस। सुपर। तो फिर कब जा रहे हो आप? आई एम गोइंग ऑन 30th of June। 30th of June। सुपर अंजलि, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही अगर आपको कोई और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करने का मौका मिले तो बिल्कुल हेल्प करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही चीज़ पता नहीं होती और कई बार इस कारण से वो निराश होते हैं। और आपको पता ही है इंडिया से कितने लोग कनाडा जा रहे हैं, तो कनाडा जाकर भी पूरा ध्यान रखना है और ख़ास करके वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप लोगों को मैं बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब IRCC ने 3 साल की जगह 3.5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। मतलब अगर इफ़ यू हैव स्टडीड देयर एंड यू हैव डन अ PGWP कोर्स DLI अप्रूव्ड कॉलेज से किया है, तो अब 3 साल की जगह अब आप 3.5 साल तक स्टे बैक कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ IRCC ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच।